नमस्कार दोस्तों, मैं रितिका। आज से हम राजस्थान अध्ययन की 4 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे पूरे राजस्थान का जीके जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए हैं वो कवर हो जाएगा। इसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 4 पुस्तकें हैं और ये राजस्थान अध्ययन का भाग 1 है। इसमें 4 भाग तक है। इसमें हम देखेंगे कि कुल 6 अध्याय हैं। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान में लोक प्रशासन और जल संरक्षण आज की आवश्यकता। तो हम धीरे धीरे करके इन चारों पुस्तकों का गहराई से अध्ययन करेंगे और हर पाठ के बाद उसमें से MCQs जो इम्पोर्टेंट हैं वो निकालेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन आएगी उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो आज हम करेंगे पहला पाठ, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक परिचय। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है जिसमें विविधता के साथ निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु संघर्ष अपने प्राणों की आहुति दी। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा एक अटूट खजाना है। कहीं पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की छटा है तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण हैं। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास। कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक। उपासना स्थल, भव्य प्रासाद, अभेद्य दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले एवं त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक हैं। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। यहाँ कालीबंगा, आहड़, बैराठ, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ है जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। इस सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, जैसे स्थल मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का भी विकास यहीं पर हुआ। वहीं आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं भी पनपी। आर्य और राजस्थान, मरुधरा की सरस्वती और दृष्टदती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आर्य बस्तियां कालांतर में 2 आब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, बीकानेर, मरुकांतार, मारवाड़ आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है जहां से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, शिवी तथा अर्जुनायन जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी,
अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ आकर बस गई। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का शिवी जनपद, अलवर का शालो जनपद प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन तथा योद्धाओं की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र में फैल गए। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख में स्पष्ट है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के काल में राजस्थान में केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था, परंतु योद्धे तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हुण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। मौर्य और राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराठ का शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनवाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद का बनवाया हुआ है। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का, जो मौर्य वंशी माना जाता है, विक्रमी संवत 770 का शिलालेख कर्नल टोड को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रमशः दिए हैं। कोटा के निकट कंसुआ के शिवालय से 795 विक्रमी संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इनमें मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ में गोहिल, सांभर में चौहान, अजमेर में कछवाहा, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख हैं। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वहीं आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांभर के चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अर्थुणा तथा आबू में परस्पर शक्तिशाली बन गए। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु उसका कहीं कहीं विघटन भी होता रहा। नामकरण। अब हम राजस्थान के नामकरण के बारे में देखेंगे। वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश कहलाता था। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे।
जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपाद लक्ष्य वर्तमान अजमेर और नागौर का मध्य भाग कहलाता था, जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिणी तथा पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग शूरसेन देश के अंतर्गत था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग शूरसेन देश के अंतर्गत था। शूरसेन राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका मध्यमिका को नगरी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इसे मेदपाट अथवा प्रागवाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रदेश को वागड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिण भाग को गुर्जरत्रा कहते थे। और सिरोही के हिस्से को अर्बुद या आबू देश कहा जाता था। जैसलमेर को मांड तथा कोट्टा और बूंदी को हाड़ौती पुकारा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं, वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान अथवा राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। ये राजस्थान एक परिचय से संबंधित था यहाँ तक। इसके बाद प्राचीन सभ्यता